हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हमने जो टॉपिक किए हैं पिछले लेक्चर्स में, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कंप्लीट हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, ईएम वेव का जो कंप्लीट टॉपिक है हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया। ईएम वेव में हमने डिस्कस किया ईएम वेव इन फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, प्लाज्मा मीडियम, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे ईएम वेव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम नेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम गेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेट के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए प्लेन ईएम वेव इज प्रोपागेटिंग इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मतलब जहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ईएम वेव का, उसमें वो फ्लो कर रही है ईएम वेव, जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर ईएम वेव विच इज मूविंग इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे जो ए है और के नोट है वो एक कॉन्सेंट है, और यहाँ पे जो एक्स कैप जेड कैप ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट एप्सिलॉन आर एंड द कॉन्सेंट ए। कॉन्सेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट है वो हमें फाइंड करना है। देखो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट एप्सिलॉन आर। यदि जो मीडियम है हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई भी इसने मैग्नेटाइजेशन की बात नहीं की, मैग्नेटिक मटेरियल की बात नहीं की, तो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट का डाइलेक्ट्रिक जो कॉन्सेंट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू चाहिए तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, यदि हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है C/n। यदि हमें वेलोसिटी पता होगी तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता लग जाएगा। लेकिन वेलोसिटी कैसे पता होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला ω/k, और ω और k की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, E=E0 e⁻i k.r माइनस ω t, या ω t माइनस k.r कुछ भी लिख सकते हो, या k.r माइनस ω t भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो वेक्टर गिवन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो k कैप डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर है यहाँ पे, इसको कंपेयर करो, देखो क्या आएगा। k.r को कंपेयर, इस क्वांटिटी को k.r माइनस ω t क्वांटिटी है, इसको इसके साथ कंपेयर करो, आयोटा को छोड़ दो। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस k0 और प्लस k0 x प्लस √3z। इसको कंपेयर करो, देखो क्या आ रहा है। ये तो हमारे पास t की कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो ओमेगा आएगा हमारे पास k0c। ठीक, ओमेगा आएगा k0c, और k.r को कंपेयर करोगे इसके साथ तो ये आएगा हमारे पास, देखो k.r क्या होगा, r वेक्टर है, k एक वेक्टर है, तो ये आएगा हमारे पास k क्या आ जाएगा, k वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो k.r क्या होगा हमारे पास, k.r होगा हमारे पास k वेक्टर डॉट i कैप y j कैप z k कैप। कौन सा कंपोनेंट हमारे पास, x वाली टर्म है, z वाली टर्म है, हमारे पास y वाली टर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, k0 x k0 i कैप प्लस √3 z कैप। ये हमारे पास k आ जाएगा, जो k वेक्टर है वो आ जाएगा k0 i कैप प्लस √3 z कैप। तो अब हमें क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, k का ओमेगा है हमारे पास, k है, k का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो k का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा हमारे पास, k0 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस √3 होल स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b² करते हैं ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें जो भी टर्म है उनका स्क्वायर करते हैं। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, k0² प्लस √3 k0 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या आएगा, k0 तो बाहर आ जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस 3 4, तो ये आ जाएगा 2k0। ठीक है, तो जो k का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 2k0 आ जाएगा। ओमेगा है हमारे पास, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, k0c ω/2k0। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास c/2। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे
ऊपर वाले इक्वेशन से v इक्वल टू सी बाई टू और v इक्वल टू सी बाई एन, तो तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2, n 2 आ गया तो हमारे पास एप्सिलॉन r क्या आएगा 4, ठीक है, एप्सिलॉन r 4, मतलब इन दोनों में से एक हमारे पास रिजल्ट होगा, ठीक है, ये दोनों तो होंगे नहीं, इन ऊपर वाले में से, मतलब यहाँ पे हमें दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन r हमारे पास 2 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमें a माइनस 1/√3 होगा या प्लस 1/√3 होगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, k डॉट आर कैसे, हमें a कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये वाला जो वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और यहाँ पे जो k वेक्टर है वो हमने निकाल लिया, ये k वेक्टर हमारे पास, और हमें पता है EM वेव है, उसमें प्रोपगेशन डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, प्रोपगेशन डायरेक्शन k वेक्टर, ठीक है, डॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है उसको n कैप डायरेक्शन लिख लेते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है x कैप प्लस a z कैप, और k वेक्टर क्या है हमारे पास k नॉट i प्लस √3 z k कैप, इसको z लिख लो या z कैप लिख लो या k कैप लिख लो, एक ही बात है, डॉट, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो है x कैप प्लस a, i कैप लिख लो x कैप लिख लो, उसमें कोई वो फ़र्क नहीं है, ठीक है, a z कैप, ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से i और i दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा k नॉट और प्लस, और यहाँ पे √3 k नॉट a इक्वल टू 0, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने यहाँ पे, i का i के साथ, i का j के साथ तो 0, i का z के साथ तो 0 हो जाएगा, और k का k के साथ, k का z के साथ लिया, यहाँ पे k कैप लिख लो, इसको k कैप लिख लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, k से k कैंसिल हो जाएगा, -1/√3, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही होगा हमारे पास, एप्सिलॉन r की वैल्यू 4 होगी, a की वैल्यू -1/√3 होगी हमारे पास, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अब डिस्कस करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नेट में पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ये सारे नेट के क्वेश्चन हैं जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ए करंट आइज क्रिएटेड बाय ए नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एक नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन है जिसकी वजह से करंट क्रिएट हो रहा है, मूविंग इन ए वैक्यूम विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी u, एक बीम है प्रोटॉन की, ठीक है, वो वैक्यूम में u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और हमें पता है चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो एक करंट क्रिएट होता है, वैक्यूम में मूव कर रही है, एक बीम है, ठीक है, एक लॉन्ग बीम मान सकते हैं हम, बहुत जिसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है, लॉन्ग बीम है, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर s आउटसाइड द बीम एट ए रेडियल डिस्टेंस r मच लार्जर देन दी, जो हमें पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना है आउटसाइड द बीम, ठीक है, एट ए रेडियल डिस्टेंस r विच इज़ मच लार्जर देन द विड्थ ऑफ द बीम, जो रेडियल डिस्टेंस r जिस पे हम पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी जो डिस्टेंस है वो बीम की विड्थ से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, मतलब जो वायर हम मान रहे हैं उसकी विड्थ से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एस का मैग्नीट्यूड बताना है पॉइंटिंग वेक्टर का, और पॉइंटिंग वेक्टर वेलोसिटी के पैरेलल होगा कैसा होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो जो एक बीम है, मान लो यहाँ पे मैं बीम बना देता हूँ, ये हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन की एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन है बहुत सारे, ये मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक बीम है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सभी पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है करंट कैरिंग एक वायर है, लॉन्ग इन्फिनाइट वायर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें फॉर्मूला पता है, एम्पियर लॉ से हमें इन्फिनाइट जो लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए हमें E क्रॉस B बाय, ये पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है, E क्रॉस B बाय म्यू नॉट, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के हमें पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए एट रेडियल डिस्टेंस r, ये रेडियल डिस्टेंस r है, ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक एम्पियरियन लूप लेंगे और एम्पियर लॉ लगाएंगे, वही जो सेम हमने कहानी की हुई है, ठीक है, और एम्पियर लॉ लगाएंगे, और हमें पता है इन्फिनाइट वायर है तो एम्पियर लॉ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r,
और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फाई कैप डायरेक्शन होगी। यदि इस डायरेक्शन को हम जेड माने, इसको आर माने, और ये हमारी फाई डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो ये वाली डायरेक्शन होगी वो फाई कैप डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये फॉर्मूला तुम्हें पता भी होगा। यदि हम फाइनाइट वायर की वजह से देखते हैं, कोई करंट आई फ्लो कर रहा है और फाइनाइट वायर है ये, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते थे तो वो आता था B = μ0 I/4 ये डिस्टेंस d थी हमारे पास, d sin α1 + sin α2। α1 और α2 की वैल्यू हमें पता होती थी। यहाँ पे α1 और α2 है वो 90 डिग्री है, क्योंकि इन्फिनाइट वायर कंसिडर कर रहे हैं इसको हम। लॉन्ग बीम है, ये प्रोटॉन की लॉन्ग बीम है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर ये μ0 I/2πd। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं बार बार इसको डिटेल में नहीं बता रहा, ये तुम्हें पता है कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तुमने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें हमने एक लॉन्ग हमारे पास वायर है, एक लॉन्ग हमारे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आर डिस्टेंस पे, जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि वाई कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। वाई कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा। एक्स कंपोनेंट का यहाँ पे मतलब आर कंपोनेंट है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया, मैंने ये दोनों फॉर्मूले भी बताए थे। यदि तुम्हें याद नहीं है तो तुम तीसरी या चौथी वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की वीडियो, उसमें मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये होता है λ/2πε0 r, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप डायरेक्शन में होगी, इसको आर ही लिख लो, यहाँ पे एक्स मत लिखो, इसको आर ही लिख लो। वैसे एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, जो दोनों फॉर्मूले होते हैं λ/4πε0 r, यहाँ पे आता है हमारे पास sin α1 + sin α2, वही जैसे मैग्नेटिक फील्ड में केस होता है। ये फाइनाइट की बात करें तो हम, ये फाइनाइट के लिए होता है। और ऐसा ही वाई कंपोनेंट होता है λ/4πε0 r cos α2 - cos α1। ये दोनों फॉर्मूले मैंने वहाँ पे लिखे थे, तुम्हें याद होगा तो, ठीक है, जिसने वीडियो लेक्चर देखे हैं। बस अभी के लिए ये वाई कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि α1 और α2 सेम हो जाएंगे लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए α1 और α2 लगभग सेम होंगे, तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म। सिर्फ रेडियल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बचेगा, और वो ये होगा λ/2πε0 r, ठीक है। ये दोनों sin 90 sin 90 1 1 के इक्वल होगा, 2 आ जाएगा, 2 से 4 एक कैंसिल हो गया, नीचे 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास λ/2πε0 r का। अब देखो हमें जो पॉइंटिंग वेक्टर वो किस फॉर्म में गिवन है, हमें आई की फॉर्म में गिवन है, लैम्डा की फॉर्म में हमें नहीं गिवन। और लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा को हमें आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लैम्डा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L लिख दिया हमने, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास लैम्डा है, ठीक है। और हमें पता है आई का फॉर्मूला Q/T, और हमें वेलोसिटी दी है, ठीक है, हमें वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है। तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, L/T, ये u वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में गिवन है हमें UL/T। अब यहाँ पे देखो हमें i में कन्वर्ट करना है, जो लैम्डा है उसको i में कन्वर्ट करना है। तो q को हम लैम्डा L लिख सकते हैं, q को हमने लिख दिया लैम्डा L, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से q को हमने लिख दिया लैम्डा L/T, और L/T को हम u लिख देंगे, लैम्डा u। तो ये हमारे पास i आ जाएगा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा यहाँ से, I/u, लैम्डा आ जाएगा I/u। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, I/2πε0 r u, ठीक है, r का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा हमारे पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, फाई कैप डायरेक्शन में। तो E क्रॉस B करोगे, मतलब E की तरफ अपनी राइट हैंड के फिंगर्स करके उनको B की तरफ कर्ल करोगे, ठीक है, B की तरफ कर्ल करोगे तो पॉइंटिंग वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और E की तरफ अपने फिंगर्स करो, राइट हैंड की, जो राइट हैंड की फिंगर्स है वो E की तरफ करो, और
उनको कर्ल करो बी की तरफ। बी की तरफ जब कर्ल करोगे जो थंब है वो इधर जाएगा, मतलब जेड कैप डायरेक्शन में। मतलब जो करंट की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होगा। मतलब एस पैरेलल टू यू तो होगा, मतलब ये दोनों केस में से कोई हो सकता है। ये तो नहीं होगा परपेंडिकुलर, माइनस यू के भी पैरेलल नहीं होगा, एस पैरेलल टू यू होगा। ठीक है, तो ये दो केस तो हो सकते हैं। अब इनमें से देख लो भाई नीचे क्या आएगा। यहाँ पे नीचे आर है और इसमें भी नीचे आर है, तो मतलब नीचे आर स्क्वायर आएगा, आर फोर नहीं आएगा। यहाँ पे आर फोर है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एस पैरेलल टू यू है और नीचे आर स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, बी में भी आर है और ई में भी हमारे पास आर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफनली पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं, ये नेट का क्वेश्चन है और कॉमनली ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, और यहाँ से हमें पता है आयोटा के क्रॉस ई माइनस आयोटा ओमेगा बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्या आ जाएगा, के क्रॉस ई बाय ओमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, के चाहिए हमें, ई है ही हमारे पास जो गिवन है, और ओमेगा चाहिए। और जो के और ओमेगा है वो इस ई के अंदर ही छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, जो के और ई है वो के और ओमेगा है वो इसके अंदर ही है। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, ई नॉट ई इक्वल टू ई नॉट कोस के एक्स या कोस के जेड, जो भी अपने पास वेक्टर है, कोस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, कोस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। कोई जेड और कोई वो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी इन्होंने, वो आर, इसलिए हम इसको इन जनरल के डॉट आर से लिख लेंगे, कोस के डॉट आर। ये एक्सपोनेंशियल में ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, या यहाँ पे दिया है डायरेक्ट ई इक्वल टू ई नॉट कोस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा तो साफ ही दिख रहा है, 1000 आ जाएगा हमारे पास, बाहर पाई भी है तो 1000 पाई आ जाएगा। और के डॉट आर हमारे पास, के डॉट आर है हमारे पास 0.3x प्लस 0.4 वाई पाई। तो यहाँ से के वेक्टर क्या आ जाएगा, हमें पता है के वेक्टर आ जाएगा 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप पाई। ये समझ आया ना कैसे आया। ठीक है, ये समझ आ रहा है। के डॉट आर देखो, इसको लिख देंगे k1 आई कैप प्लस k2 जे कैप डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप, और यहाँ जो k1 और k2 है वो है 0.3 आई कैप 0.4 जे कैप। ठीक है, ये के वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आर वेक्टर है। ठीक है, जेड हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेड में दिया ही नहीं है हमें। ठीक है, तो जो के वेक्टर वो तो प्लेन में है, तो ये यहाँ से कंपेयर कर लो, ये के डॉट आर ही है एक्चुअल में, ये के है हमारा वेक्टर, ये के वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये के डॉट आर, तो के की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे पाई भी आएगा साथ में, तो के की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। तो के क्रॉस ई बाई ओमेगा करना है हमें, के क्रॉस ई करना है। देखो के है हमारे पास 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप, पाई को बाहर ले लो। ठीक है, डॉट ई करना है हमें, ई नॉट, और अब देखो ई में क्या है, के कैप वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो ऑसिलेट कर रहा है के डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और हमारा जो के वेक्टर है वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और जो हमारा जो के वेक्टर है वो हमारा एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, बात आई समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई नॉट कोस, कोस के बाद पाई 0.3 एक्स प्लस 0.4 वाई माइनस 1000 टी और के कैप। ठीक है, तो अपॉन ओमेगा, ओमेगा है 1000 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे,
तो ये देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये आ जाएगा E0/1000, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टर्म हमारी कॉस वाली अलग से आ जाएगी, कॉस पाई 0.3x प्लस 0.4y माइनस 1000t, किससे लेना देना हमें, के कैप और इससे, ठीक है, 0.3i प्लस 0.4j क्रॉस के कैप, इस टर्म से हमें लेना देना है। ये टर्म क्या आएगी, देखो ये टर्म सेम आ जाएगी यहाँ पे, और ये आएगा हमारे पास, देखो ये क्या आ जाएगा 0.3 आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के आ जाएगा माइनस जे, ठीक है, और जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 आई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 0.4 आई माइनस 0.3 जे। तो यहाँ पे आंसर देखो, आंसर मैच करो, देखो आंसर मैच करो, ये आएगा हमारे पास, ये डायरेक्शन देख लो, इसमें हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो 4i माइनस 3j, ये दिख रहा है क्वांटिटी, ठीक है, 4i माइनस 3j। तो यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड, इसको पॉइंट हटा दो, 10 ले लो नीचे, ठीक है, तो ये E0/10,000 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी ये कॉस वाली टर्म बचेगी, ये आएगा 4i माइनस 3j। समझ आ रही है बात, तो 4i माइनस 3j आना चाहिए लास्ट में, 4i माइनस 3j एक इसी क्वांटिटी में सिर्फ, ठीक है, ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 4i माइनस 3j सिर्फ इसमें है। और ये देखो E0 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड भी सही आ रहा है, E0 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व करके तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, जैसे ही तुम सॉल्व करोगे एकदम से आइडिया लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली शील्डेड रूम इज डिजाइन सो दैट फ्रीक्वेंसी, एक ये EM वेव का ही क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली शील्डेड रूम है, उसको एक डिज़ाइन किया गया सो दैट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन दैट पेनिट्रेट द रूम इज़ 1% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। एक हमने एक शील्डेड रूम है, इस पर हम एक EM वेव इंसिडेंट करवा रहे हैं जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और जब ये इसको पेनिट्रेट करती है, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल रेडिएशन दैट पेनिट्रेट द रूम इज़ 1% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जितनी इंसिडेंट हुई उसकी 1% इसको पेनिट्रेट करती है, ठीक है, जितनी हम इंसिडेंट करवा रहे हैं I0, तो इसकी कितनी 1% इसको रूम को पेनिट्रेट करती है, मतलब रूम के अंदर 1% जा रही है, ठीक है। इफ सिग्मा इज गिवन इज द शील्डिंग मटेरियल, सिग्मा इज गिवन फॉर द शील्डिंग मटेरियल, ये जो हमें रूम दिया है, जो मटेरियल है जिसका हमने ये रूम बनाया है, इस मटेरियल की जो सिग्मा कंडक्टिविटी है वो हमारे पास कितनी है, 1/2 पाई 10⁻6 ओमेगा मीटर इनवर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग कर रहे हैं, जैसे कार वगैरह में भी होता है, जैसे बिजली, जैसे तुमने देखा होगा ना, इसका यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग का। ये हमारे पास कोई कार है, ये खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो मटेरियल होता है, ये बाहर का जो कवच होता है, ये कंडक्टिंग, ये इस टाइप का मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ताकि कोई बिजली गिरती है या EM वेव कोई यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो वो अंदर पास ना हो, ठीक है, तो जो अंदर बैठा है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सेफ हो, ठीक है, इसका हम शील्डिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट्स मिनिमम थिकनेस शुड बी, तो इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, ठीक है, इस जो मटेरियल है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस रूम के लिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए ताकि 1% से ज़्यादा वो अंदर ना जाए। अब हमें पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है, इंटेंसिटी एक्चुअल में पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज होती है, ये हमने डिस्कस भी किया जब EM वेव इन फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक मीडियम और कंडक्टिंग मीडियम हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिफाइन किया था इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया था, मीन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है, इसका एवरेज ले लेंगे तो मीन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये हो गई हमारे पास इंटेंसिटी। अब हमें पता है जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो कैसे वो कंडक्टिंग मीडियम में पॉइंटिंग वेक्टर है, उसका एम्पलीट्यूड है वो लगातार डिक्रीज करता है,
कैसे डिक्रीज करता है, e⁻⁻² बीटा जेड से। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर की जो डेफिनेशन है, पॉइंटिंग वेक्टर है कंडक्टिंग मीडियम में हमने डिस्कस किया था ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिक्रीज करता है e⁻⁻βz से, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे डिक्रीज करता है e⁻⁻βz से। ठीक है, ये मतलब बीटा वो एक टाइप से कोफिशिएंट है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट है, जो बताएगा हाउ फास्ट द इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग इन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉइंटिंग वेक्टर कैसे डिक्रीज कर रहा है, और पॉइंटिंग वेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब इंटेंसिटी है वो कैसे डिक्रीज कर रही है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट I0 ले लेते हैं e⁻⁻² बीटा जेड। ठीक है, और यहाँ पे बीटा हो, यहाँ पे हमारे पास बीटा को हम 1/डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा स्किन डेप्थ है, 1/बीटा लिख देते हैं स्किन डेप्थ को, और हमें पता है स्किन डेप्थ का फॉर्मूला भी पता है हमें। ठीक है, बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, σ2/σμω, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये बीटा होगा हमारे पास, तो स्किन डेप्थ है √2/σμω, या बीटा हम लिख सकते हैं σμω/2। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा कंडक्टिंग मटेरियल के लिए। अब ये कह रहा है जो इंटेंसिटी है वो 1% डिक्रीज होती है। 1% का मतलब क्या है, 1/100, तो जो इंटेंसिटी है वो 1/100 डिक्रीज होती है, I0/100। ठीक है, इक्वल टू I0 e⁻⁻² बीटा जेड। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम इसका, और इसका लॉग ले लेंगे हम, I0 से I0 कैंसिल कर तो 1/100 e⁻⁻² बीटा जेड, इसका लॉग ले लेंगे हम। लॉग लेंगे तो ये क्या आएगा, ln 1/100, ln लेंगे तो ये -2 बीटा जेड बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस log 100 -2 बीटा जेड। तो यहाँ पे जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, log 1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, log 100/1/2 बीटा। ठीक, और log 100 यहाँ पे देखो क्वेश्चन में log 10 हमें गिवन है 2.3, तो log 100 क्या हो जाएगा, 2 × 2.3। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 × 2.3/2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा हमें पता है σμω/2। ठीक है, तो जेड क्या आ जाएगा हमारे पास 2.3, और ये है σμω/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.3, ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। देखो सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा है हमारे पास 1/2π 10⁶, तो 2π ऊपर चला जाएगा 10⁶ इंटू, और म्यू क्या 4π × 10⁻⁻7, ये म्यू की वैल्यू है 4π × 10⁻⁻7, और ओमेगा कितना गिवन है हमें, ओमेगा गिवन है 10⁻7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4π2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2.3/10⁻3। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास 2.3/10⁻3, तो कितना आएगा 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा ये देखो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर लगभग होगा हमारे पास कितने mm में होगा, ये देख लो यहाँ पे, ये mm में होगा 10⁻3, तो कितने mm में होगा 2.30 mm। ठीक है, इसका आंसर B होगा हमारे पास। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो B होगा हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आया ना क्वेश्चन कैसे, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया इसमें। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटेंसिटी कैसे, अब वो जरूरी नहीं है इंटेंसिटी से रिलेटेड दे, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी दे सकता है, पॉइंटिंग वेक्टर से भी रिलेटेड भी दे सकता है, कैसे भी बना सकता है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी नेट का ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन नेट के हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, A plane EM wave is traveling along positive z direction. The maximum electric field along x ट्रैवल कर रही है z डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर है, वो हमें गिवन है। ठीक है, 10 वोल्ट पर मीटर। द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर पर यूनिट एरिया हमें फाइंड करना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर पर यूनिट एरिया एंड मैग्नेटिक इंडक्शन B। अब पावर पर यूनिट एरिया कह रहा है, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर पर यूनिट एरिया,
अब पावर पर यूनिट एरिया होता क्या है, अब ये तुम्हें डायरेक्ट नहीं कह रहा पॉइंटिंग वेक्टर, ये एक्चुअल में पॉइंटिंग वेक्टर ही है। पावर क्या होता है, देखो पावर क्या होता है हमें पता है, पावर है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब पावर अपॉन एरिया कर रहे हैं तो एरिया और लगा दो नीचे, पावर अपॉन एरिया क्या होगा हमारे पास, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और ये किसकी डेफिनेशन है, पॉइंटिंग वेक्टर की। तो पॉइंटिंग वेक्टर की एक और डेफिनेशन क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, पी अपॉन 4πr²। यदि स्फेरिकल एरिया की बात करें, ये हमने पॉइंटिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था, एस अपॉन पी अपॉन 4πr²। तो हमें बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और पॉइंटिंग वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमें पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला पता है। देखो पॉइंटिंग वेक्टर का क्या फॉर्मूला था, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला था हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। एनर्जी डेंसिटी कितनी थी, ε0E², टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी यही थी ना, क्योंकि ईएम वेव की जो एनर्जी डेंसिटी है वो सेम होगी, μE μm। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ये हमने डिस्कस किया अच्छे से, जिसने लेक्चर नहीं देखे उन्हें नहीं पता होगा, ये लेक्चर देखो एक बार जाके, μE प्लस μm 2 μE, और μE हमें पता है हाफ ε0E², तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ε0E² इंटू सी। तो ये वैल्यू पुट करनी है जस्ट हमें, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू E² मतलब 10 का स्क्वायर इंटू C3 इंटू 10⁸। तो क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 10⁻2 8.85 इंटू 3 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻−12, तो नीचे 100 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से करोगे 15, 8 3 24 और 1 25 की 5, 2 8 3 24 तो 2.65 26 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.265 आएगा क्या, हाँ 0.265 आएगा, 2.65 नहीं आएगा, 0.265, ये 26.55 है ना, ठीक है, 0.265 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास पावर आ जाएगी, ठीक है, सॉरी पावर पर यूनिट एरिया या पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आंसर सही होगा। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड भी बताना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन है, E/B=C, ठीक है, E/B=C, ये हमारे पास रिलेशन है, E/B=C, तो B क्या आ जाएगा, E/C, तो ये आ जाएगा ऊपर 10 है, 3 इंटू 10⁸, तो 10⁻⁻7, तो 1/3 0.33, 1/3 0.33 आ जाएगा, 0.33 इंटू 10⁻⁻7, तो इनमें से कौन सा, यही होगा आंसर, ठीक है। 10⁻⁸ कर दिया तो वो 3.3 हो गया, समझ आ रहा है ना, कैलकुलेशन है जस्ट, तो 0.33 10⁻⁻7, या इसको लिख लो 3.3 इंटू 10⁻⁸, तो ये हमारे पास आंसर होगा। डायरेक्ट नहीं बोला इन्होंने पॉइंटिंग वेक्टर, बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज के टर्म में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो ये तुम्हें कैलकुलेट करना है।